गांव में संपत कपटा नाम के दो चोर रहते थे जो दूसरे गांव में जाकर चोरियां करते थे, लेकिन अपने गांव में बहुत शरीफ बनकर रहते। एक दिन वो घने पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे कि तभी पालमपुर गांव के हरिया और बंसी उस पेड़ के पास आकर एक दूसरे से बातें करने लगे। अरे बंसी भैया, सुना है कल मुखिया जी की बेटी की बारात शहर से आ रही है, क्या तुम्हारे पास दावत आई है क्या? हाँ हरिया भैया, मेरे घर तो आई है, तुम्हारे घर पर आई है क्या? अरे कल खुद मुखिया जी मेरे घर पर आए थे और मुझे पूरे परिवार सहित दावत कहकर गए हैं। सुना है मुखिया जी अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से कर रहे हैं, कल 21 तरह के पकवान बनेंगे खाने में। मैंने भी कुछ ऐसा ही सुना है। हरिया भैया, मेरे तो मुंह में अभी से सोच सोच कर पानी आ रहा है। अरे मैं तो आज शाम से खाना ही नहीं खाऊंगा, ज्यादा भूख लगेगी तो पूरे 21 पकवान ही पेट भर कर खा लूंगा। हाँ। अरे बंसी भैया, भावनाओं में बहकर कहीं ज्यादा मत खा लेना, वरना पेट खराब हो जाएगा। क्या फायदा पूरे 21 पकवान के स्वाद के चक्कर में तुम्हें 21 दिन भूखा रहना पड़े। बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो हरिया भैया। वैसे कुछ भी कहो, आसपास किसी भी गांव में आज तक ऐसी शादी का इंतजाम नहीं किया गया जैसा कल मुखिया जी अपनी बेटी की शादी का कर रहे हैं। अरे भाई, लड़का कलेक्टर है, मुखिया जी ने इस शादी के लिए अपनी पूरी 10 बीघा जमीन बेची है और वो सारा पैसा शादी में ही खर्च कर देंगे। चलो हरिया भैया, अभी से तैयारियों में जुट जाते हैं। बंसी भैया, मुखिया जी के साफ साफ आदेश है कि समारोह में अच्छे और ढंग के कपड़े पहनकर आने, नहीं तो उनकी नाक कट जाएगी। इसीलिए कल हम दोनों को अच्छे कपड़े पहनने। सही कहा तुमने, मैंने तो पहले से ही शहर से अपने लिए एक कोट पैंट सिलवा लिया था। चलो अब चलते हैं। इतना कहकर वह दोनों वहां से चले गए। उनकी बात सुनकर संपत और कपटा, जो कि पेड़ के पीछे उन दोनों की बातें चुपके चुपके से सुन रहे थे, उनकी आंखों में चमक आ गई। सुना कपटा, पालमपुर गांव के मुखिया की बेटी की शादी कलेक्टर से हो रही है। इस गांव का नाम सुना सुना सा लगता है। अरे बेवकूफ, ये वही गांव है जहां पर कुछ महीनों पहले हमने जमींदार की बेटी के दहेज के आभूषण चुराए थे, जो शहर में बहुत महंगे बिके थे। याद आ गया, और तुमने उन पैसों में बेईमानी कर ली थी और मुझे मेरे हिस्से से कम पैसे दिए थे। याद आ गया। अबे मेहनत भी तो मैंने सबसे ज्यादा की थी, तूने क्या किया था? हैं? सिर्फ बारात में खड़े होकर अंग्रेजी में लोगों से बस हाय हेलो कर रहा था तू तो। तुम तो कुछ कर ही नहीं रहे थे, हैं? गांव की लड़कियों से नैन मटक्का कौन कर रहा था भाई? अगर मैं चेतावनी नहीं देता तो तुम उसी वक्त रंगे हाथों पकड़े जाते, और साथ में मैं भी। हाँ। अबे वो सब छोड़, कल उसी गांव की मुखिया की शादी है। सही कहा तूने संपत, इसका मतलब मुखिया ने खूब दान दहेज का प्रबंध भी किया होगा। अरे जब 21 तरह के पकवान खाने में बनवा रहा है तो बेटी के लिए सोने के आभूषण कितने महंगे महंगे बनवाए होंगे, हैं? हमें किसी भी कीमत पर उन आभूषणों को चुराना होगा, समझा? लेकिन कैसे, अगर हम दोनों पहचान में आ गए तो? ये तूने सुना नहीं, वो दोनों बेवकूफ क्या बोल रहे थे कि शादी में अच्छे से अच्छे कपड़े पहनकर आना है। अबे हम दोनों के पास अच्छे कपड़ों की कोई कमी है क्या बे? बढ़िया सा ब्रांडेड कोट पहनकर चलेंगे, कोई शक नहीं कर पाएगा, समझा क्या? और मौका देखकर मुखिया की बेटी के आभूषण वहां से लेकर चंपत हो जाएंगे। चलो गांव चलकर अभी से तैयारियां करना शुरू कर देते हैं, लेकिन हमें बहुत होशियारी से काम लेना होगा संपत भैया, क्योंकि हम दोनों कुछ महीने पहले ही उस गांव में चोरी करके आए हैं। अबे कुछ नहीं होगा, सबसे पहले तो अभी हम दोनों अपने गांव चलते हैं। पूरे 1 महीने से हम दोनों गांव में नहीं गए, सारे गांव वाले समझते हैं कि हम दोनों शहर में कोई बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं। कपड़े तो पहन लें। ये बात तो मैं भूल ही गया। चिंता मत कर कपटा, हम दोनों ने अब तक न जाने कितने गांव और शहर में चोरियां की हैं, आज तक हम दोनों पकड़ में नहीं आए। अरे पकड़ना तो बहुत दूर की बात है, आज तक हम दोनों की थाने में तस्वीर भी नहीं लगी। इतना बोलकर संपत जोर जोर से हंसने लगा। उन दोनों ने अपने बैग में से शहर के कपड़े निकालकर पहन लिए और अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करके अपने गांव पहुंच गए। वह दोनों अपने गांव पहुंचे ही थे कि तभी गांव की 2 व्यक्ति घसीटा और बल्ली ने उन दोनों को घेर लिया। कपटा संपत के घर के नजदीक जाकर बोला, 1 घंटे बाद मैं आपको आपके घर पर बुलाने आ जाऊंगा, तैयार है ना? क्यों, तू घर के अंदर नहीं आएगा क्या? अबे मुझे पागल कुत्ते ने काटा है क्या जो मैं तेरे घर पर आऊंगा? तेरी पत्नी कम CID ज्यादा लगती है यार।
जैसे ही तेरे घर के अंदर घुसता हूँ सवालों की बौछार शुरू कर देती है। मुझे तो समझ में नहीं आता संपत कि तू अपनी पत्नी को झेलता कैसे। ये धीरे बोल कपटा है, धीरे बोल, इसने अगर सुन लिया ना तो वो मेरी बैंड बजा देगी यार। कपटा हंसते हुए वहां से चला गया। संपत ने जैसे ही अपने घर के अंदर कदम रखा, उसकी बीवी कजरी ने उसे देखकर टर्राना शुरू कर दिया। आ गए कलेक्टर साहब, बहुत जल्दी याद आ गई तुम्हें अपनी पत्नी की। सही सही बताओ, 1 महीने कहाँ मुंह काला कर रहे थे तुम? कजरी, मुझे आए हुए अभी 5 मिनट भी नहीं हुए कि तुमने टर टर करना शुरू कर दिया। अरे इसी वजह से मैं यहाँ पर नहीं आता, बताओ। तो और क्या करूं, तुम्हारी आरती करूं? कितनी बार कहा है तुमसे कि मुझे भी शहर ले चलो, लेकिन नहीं, मुझे ले जाने के नाम पर तुम्हारी नानी मर जाती है। अरे उन्हें तो मरे हुए सालों हो गए। मैं अब तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। इस बार मैं तुम्हें तुम्हारे दोस्त के साथ अकेले नहीं जाने दूंगी। मैं भी तुम्हारे साथ शहर चलूंगी। गांव वाले मुझसे तरह तरह के सवाल करते हैं कि आखिर तुम्हारे पति शहर में ऐसा कौन सा बिजनेस करते हैं। कितनी बार कहा है तुमसे कि शहर में हमारा कपड़ों का व्यापार है, अच्छा खासा मकान है। तो उस मकान की एक फोटो ही दिखा दो पतिदेव। आज तक तुमने तो उसकी एक तस्वीर तक नहीं दिखाई। मुझे तो लगता है तुम जरूर कुछ उल्टा सीधा काम करते हो शहर जाकर। बकवास बंद कर कजरी, कुछ देर बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अच्छा ये बताओ, शहर से मैंने जो तुमसे चांदी के छल्ले मंगवाए थे वो लाए क्या? जब देखो चांदी के छल्ले, चांदी के छल्ले। अरे पिछली बार ही तो तुझे ला कर दिए थे, वो कहाँ गए? वो सब मुझे नहीं मालूम, वो मुझसे खो गए। अब मुझे दूसरे चाहिए। मुझे क्या पागल समझ रखा है कजरी? सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहती कि जो मैं शहर से तेरे लिए चांदी के छल्ले लाता हूँ तू वो अपने घर वालों को दे आती है? खबरदार जो अपनी जबान से मेरे घर वालों का नाम लिया। नहीं तो क्या कर लेगी तू? अभी और इसी वक्त अपने भाइयों को बुलवाकर तुम्हारा मुंह लाल करवा दूंगी। मत भूलो 6 भाई हैं। पिछली बार की मार याद है ना, कैसे उन्होंने तुम्हें मार मार कर तुम्हारा मुंह सुजा दिया था? मेरा दोस्त कपटा बिल्कुल सही कहता है। पता नहीं मैं तेरे जैसी औरत को कैसे झेल रहा हूँ भाई। खबरदार जो तुमने उस कलमुही करम जले दोस्त का मेरे सामने नाम लिया, निठल्ला कहीं का। उसकी तो आंखों में ही छिछोरापन झलकता है, छिछोरा कहीं का। बस कर कजरी, अब मेरा और ज्यादा दिमाग खराब मत कर। पति थका हारा आया है, पानी को तो तूने पूछा नहीं, उल्टा भाइयों से पिटवाने की धमकी देने लगी। जा जाकर मेरे लिए 1 गिलास पानी लेकर आ। संपत की बात सुनकर कजरी पैर पटकती हुई वहां से चली गई। थोड़ी ही देर बाद कपटा संपत को बुलाने आ गया और दोनों पालमपुर गांव चले गए। अगले ही दिन बड़ी चालाकी से संपत और कपटा शहर से आई बारात में शामिल हो गए। संपत आहिस्ता से कपटा से बोला, बहुत होशियारी से काम लेना कपटा, और हाँ, ओवर एक्टिंग करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। याद है ना पिछली बार तेरी ओवर एक्टिंग की वजह से हम दोनों फंसते फंसते बचे थे। चिंता मत करो संपत भैया, इस बार ओवर एक्टिंग बिल्कुल नहीं करूंगा। इस बार ऐसी एक्टिंग करूंगा कि यहाँ से चोरी करने के बाद हम दोनों सीधे मुंबई जाएंगे। और मुंबई में जाकर क्या करेंगे? अरे फिर फिल्मों में काम करेंगे और क्या। ये बकवास बंद कर कपटा और काम पर ध्यान दे। मैं जरा इधर उधर देख कर आता हूँ कि मुखिया ने गहने कहाँ पर रखे होंगे। चल काम पर लग। इतना कहकर संपत वहां से चला गया और कपटा बारातियों में शामिल होकर बाराती होने की एक्टिंग करने लगा। तभी वहां पर मुखिया बारातियों का हाथ जोड़कर स्वागत करने लगे। मगर जैसे ही मुखिया की नजर कपटा पर पड़ी, मुखिया कुछ सोचता हुआ बोला, आप तो इस गांव के नहीं लगते। अरे मैं भला इस गांव का कहाँ से लगूंगा, मैं तो बाराती हूँ। माफ कीजिएगा, एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने आपको कहीं देखा है। जरूर देखा होगा, मेरी तस्वीरें अखबारों में छपती रहती हैं। वैसे क्या व्यापार करते हैं आप? मेरा कपड़ों का बहुत बड़ा व्यापार है और देश विदेश तक फैला हुआ है। प्रेस वाले, मीडिया वाले मेरी फैक्ट्री के बनाए हुए कपड़ों की तस्वीरें लेने आते रहते हैं और जबरदस्ती मेरे भी पीछे पड़ जाते हैं। मजबूरन मुझे भी एक आध फोटो खिंचानी पड़ती है और वो फोटो अखबार में छाप देते हैं। ऐसे ही कोई तस्वीर आपने अखबार में देख ली होगी। कपटा की बात सुनकर मुखिया सोच में पड़ गया। तभी वहां संपत आ गया। संपत को देखते हुए मुखिया बोला, क्या आप बाराती हैं? जी मैं भी बाराती में से हूँ। क्या आपको कोई शक है? जी मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। क्या आपके गांव में बारातियों से ये सब पूछने का रिवाज है? मैं देख रहा था कि आप मेरे दोस्त से भी कुछ पूछ रहे थे। अरे आप तो बुरा मान गए। आपका दोस्त मुझे बता रहा था कि इनकी तस्वीर अखबारों में छपती रहती है। मुखिया की बात सुनकर संपत कपटा को घूरने लगा। हाँ, हम दोनों का बहुत बड़ा
पार्टनरशिप में कपड़ों का काम है। इतना कहकर संपत कप्ता का हाथ पकड़कर आगे बढ़ गया। क्या जरूरत थी इतनी लंबी लंबी डींगे हाँकने की? संपत भाई, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे लगता है कि हम दोनों को वापस चलना चाहिए। मुखिया ने किसी से कोई सवाल नहीं पूछा, सिर्फ उसने मेरी तरफ आकर ही मुझसे सवाल किया। मुझे लग रहा है कि मुखिया हम दोनों को पहचान तो नहीं गया। अबे, दोनों यहाँ पर बारातियों में शामिल होकर खाना खाने के लिए नहीं आए, चोरी करने के लिए आए। मैंने पता लगा लिया कि मुखिया ने गहने कहाँ पर रखे। इस वक्त वहाँ पर कोई भी नहीं है। चल मेरे साथ जल्दी से। संपत और कप्ता लोगों की नजरों से बचते हुए मुखिया के उस कमरे में पहुंच गए जहां पर सोने के आभूषण रखे हुए थे। जल्दी से अपनी जेब से अपनी चोरी वाली अपनी बढ़िया पॉलिथीन निकाल और गहने उसमें रख ले। संपत की बात सुनकर कप्ता सोच में पड़ गया। अरे क्या सोच रहा है तू? इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा। ये गहने लाखों रुपए के हैं। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है संपत भाई। लाखों के आभूषण ऐसे ही रखे हुए हैं, दरवाजा भी खुला हुआ है, पूरा घर लोगों से खचाखच भरा हुआ है। कुछ तो गड़बड़ है। अबे बेवकूफ, गड़बड़ तेरे दिमाग में। ऐसे मौके बार बार नहीं मिला करते। जल्दी से पॉलिथीन निकाल। कप्ता ने अपनी जेब में से एक पॉलिथीन निकाल ली और देखते ही देखते मुखिया के सारे गहने उसमें भर लिए और नजर बचाकर सीधे मोटरसाइकिल पर बैठकर वह दोनों फरार हो गए। ये मोटरसाइकिल शहर की जगह अपने गांव की तरफ क्यों ले जा रहे हो? अबे रात का समय है, पहले हम लोग अपने गांव चलेंगे और सुबह ही शहर की तरफ निकल लेंगे। अभी अगर हम लोग शहर की तरफ जाएंगे तो हमें ढूंढने के लिए वो मुखिया पुलिस को जरूर शहर की ओर ही भेजेगा, समझा? कुछ ही देर में संपत अपने घर पहुंच गया। मैं आज तुम्हारे घर पर ही सोऊंगा। अबे तुझे तो अपनी भाभी से बड़ा डर लगता है। मैं सब जानता हूँ। जब तक मैं सुबह आऊंगा तब तक आधे गहने तुम पार कर लोगे। अब मैं भरोसा नहीं कर सकता। हाँ, हिस्सा आधा आधा होगा। अबे जब चोरी कर रहे थे तब तो बड़ा दयावान बन रहा था, हैं? और जब चोरी करने में कामयाब हो गए तो अचानक तुझे तेरा हिस्सा याद आ गया है बे? तू कभी नहीं सुधरेगा। चल ठीक है, आजा चल। संपत की पत्नी कजरी जाग रही थी। संपत और कप्ता को देखते ही बोली, आ गए? तुम तो कह रहे थे कि तुम कुछ दिनों बाद आओगे, और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? कितनी बार कहा है कजरी है कि ज्यादा सवाल मत किया कर। हम दोनों सुबह ही यहाँ से चले जाएंगे। संपत ने इतना कहा ही था कि तभी पूरे गांव में पुलिस के सायरन की आवाज गूंज उठी। पुलिस के सायरन की आवाज सुनकर संपत और कप्ता दोनों बुरी तरीके से घबरा गए। अरे, पुलिस के सायरन की आवाज सुनकर तुम दोनों के चेहरे पर पसीना क्यों आ रहा है? तुम दोनों क्यों घबरा रहे हो? कजरी ने इतना बोला ही था कि तभी कुछ पुलिस वाले संपत के घर के अंदर घुस गए। उन पुलिस वालों के साथ लमपुर गांव का मुखिया भी था, जो संपत और कप्ता को गुस्से से देख रहा था। मुखिया ने इंस्पेक्टर की ओर देखकर कहा, गिरफ्तार कर लीजिए इन दोनों को। देखिए, इनके हाथ में जो पॉलिथीन है उसी में गहने हैं। आपको ये बताने की जरूरत नहीं है मुखिया जी, हमें तो इन दोनों की लोकेशन आधे घंटे पहले ही मिल गई थी। इतना कहकर इंस्पेक्टर ने संपत के हाथ से पॉलिथीन छीन ली और हथकड़ियां लगा दी। ये सब क्या है? लगता है तुम्हें अपने पति के कारनामों के बारे में नहीं मालूम। मेरे पति बहुत बड़े व्यापारी हैं, शहर में कपड़ों का व्यापार करते हैं। ये कोई कपड़ों का व्यापार नहीं करता, बल्कि ये और इसका साथी दोनों मिलकर चोरी करते हैं। इतना कहकर मुखिया संपत और कप्ता की ओर देखकर बोला, तुम दोनों सोच रहे होगे कि आखिर मुझे कैसे पता लगा कि तुम दोनों यहाँ पर छुपे हो, हैं? चाहता तो मैं तुम्हें उसी वक्त पकड़वा सकता था जिस वक्त तुम मेरी बेटी के गहने चुरा रहे थे। अरे हम तो तुम्हारा कल से ही गांव में आने का इंतजार कर रहे थे, समझे बेटा? क्या मतलब? पिछली बार तुमने जो जमींदार के घर पर चोरी की थी ना, हम तब से ही तुम लोगों के ऊपर नजर रखे हुए थे। हमें यकीन था कि तुम मेरी बेटी की शादी में जरूर आओगे, इसीलिए हमने गांव में आसपास सभी जगह ये खबर फैला दी थी कि मैं अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से कर रहा हूँ। मुझे पता था कि तुम मेरी बेटी के गहने जरूर चुराने आओगे, इसलिए मैंने पहले से ही इंस्पेक्टर की मदद से गहनों में जीपीएस ट्रांसमीटर लगवा दिया था। तुमने जैसे ही गहने चुराए हमें पता लग गया, लेकिन हम सब देखना चाहते थे कि आखिर तुम दोनों हो कौन और रहते कहाँ हो। तो हमें माफ कर दीजिए, हम आइंदा कभी चोरी नहीं करेंगे। वो तो तुम वैसे ही नहीं करोगे, क्योंकि जेल में तुम कोई चोरी कर ही नहीं पाओगे। इंस्पेक्टर ने संपत और कप्ता को गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया। अगले दिन
संपत और कपटा की सारी हकीकत सारे गांव में पता चल गई कि वे दोनों शहर में बिजनेस नहीं बल्कि चोरियां किया करते थे। संपत की बात सुनकर कजरी पैर पटकती हुई वहां से चली गई। थोड़ी ही देर बाद कपटा संपत को बुलाने आ गया और दोनों पालमपुर गांव चले गए। अगले ही दिन बड़ी चालाकी से संपत और कपटा शहर से आई बारात में शामिल हो गए। संपत आहिस्ता से कपटा से बोला, बहुत होशियारी से काम लेना कपटा, और हाँ, ओवर एक्टिंग करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। याद है ना पिछली बार तेरी ओवर एक्टिंग की वजह से हम दोनों फंसते फंसते बचे थे। चिंता मत करो संपत भैया, इस बार ओवर एक्टिंग बिल्कुल नहीं करूंगा। इस बार ऐसी एक्टिंग करूंगा कि यहाँ से चोरी करने के बाद हम दोनों सीधे मुंबई जाएंगे। और मुंबई में जाकर क्या करेंगे? अरे फिर फिल्मों में काम करेंगे और क्या। ये बकवास बंद कर कपटा और काम पर ध्यान दे। मैं जरा इधर उधर देख कर आता हूँ कि मुखिया ने गहने कहाँ पर रखे होंगे। चल काम पर लग। इतना कहकर संपत वहां से चला गया और कपटा बारातियों में शामिल होकर बाराती होने की एक्टिंग करने लगा। तभी वहां पर मुखिया बारातियों का हाथ जोड़कर स्वागत करने लगे। मगर जैसे ही मुखिया की नजर कपटा पर पड़ी, मुखिया कुछ सोचता हुआ बोला, आप तो इस गांव के नहीं लगते। अरे मैं भला इस गांव का कहाँ से लगूंगा, मैं तो बाराती हूँ। माफ कीजिएगा, एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने आपको कहीं देखा है। जरूर देखा होगा, मेरी तस्वीरें अखबारों में छपती रहती हैं। वैसे क्या व्यापार करते हैं आप? मेरा कपड़ों का बहुत बड़ा व्यापार है और देश विदेश तक फैला हुआ है। प्रेस वाले, मीडिया वाले मेरी फैक्ट्री के बनाए हुए कपड़ों की तस्वीरें लेने आते रहते हैं और जबरदस्ती मेरे भी पीछे पड़ जाते हैं। मजबूरन मुझे भी एक आध फोटो खिंचानी पड़ती है और वो फोटो अखबार में छाप देते हैं। ऐसे ही कोई तस्वीर आपने अखबार में देख ली होगी। कपटा की बात सुनकर मुखिया सोच में पड़ गया। तभी वहां संपत आ गया। संपत को देखते हुए मुखिया बोला, क्या आप बाराती हैं? जी मैं भी बाराती में से हूँ। क्या आपको कोई शक है? जी मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। क्या आपके गांव में बारातियों से ये सब पूछने का रिवाज है? मैं देख रहा था कि आप मेरे दोस्त से भी कुछ पूछ रहे थे। अरे आप तो बुरा मान गए। आपका दोस्त मुझे बता रहा था कि इनकी तस्वीर अखबारों में छपती रहती है। मुखिया की बात सुनकर संपत कपटा को घूरने लगा। हाँ, हम दोनों का बहुत बड़ा पार्टनरशिप में कपड़ों का काम है। इतना कहकर संपत कपटा का हाथ पकड़कर आगे बढ़ गया। क्या जरूरत थी इतनी लंबी लंबी डींगे हाँकने की? संपत भाई, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे लगता है कि हम दोनों को वापस चलना चाहिए। मुखिया ने किसी से कोई सवाल नहीं पूछा, सिर्फ उसने मेरी तरफ आकर ही मुझसे सवाल किया। मुझे लग रहा है कि मुखिया हम दोनों को पहचान तो नहीं गया। अबे दोनों यहाँ पर बारातियों में शामिल होकर खाना खाने के लिए नहीं आए, चोरी करने के लिए आए। मैंने पता लगा लिया कि मुखिया ने गहने कहाँ पर रखे। इस वक्त वहाँ पर कोई भी नहीं है। चल मेरे साथ जल्दी से। संपत और कपटा लोगों की नजरों से बचते हुए मुखिया के उस कमरे में पहुंच गए जहां पर सोने के आभूषण रखे हुए थे। जल्दी से अपनी जेब से अपनी चोरी वाली अपनी बढ़िया पॉलिथीन निकाल और गहने उसमें रख ले। संपत की बात सुनकर कपटा सोच में पड़ गया। अरे क्या सोच रहा है तू? इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा। ये गहने लाखों रुपए के हैं। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है संपत भाई। लाखों के आभूषण ऐसे ही रखे हुए हैं, दरवाजा भी खुला हुआ है, पूरा घर लोगों से खचाखच भरा हुआ है। कुछ तो गड़बड़ है। अबे बेवकूफ, गड़बड़ तेरे दिमाग में। ऐसे मौके बार बार नहीं मिला करते। जल्दी से पॉलिथीन निकाल। कप्ता ने अपनी जेब में से एक पॉलिथीन निकाल ली और देखते ही देखते मुखिया के सारे गहने उसमें भर लिए और नजर बचाकर सीधे मोटरसाइकिल पर बैठकर वह दोनों फरार हो गए। ये मोटरसाइकिल शहर की जगह अपने गांव की तरफ क्यों ले जा रहे हो? अबे रात का समय है, पहले हम लोग अपने गांव चलेंगे और सुबह ही शहर की तरफ निकल लेंगे। अभी अगर हम लोग शहर की तरफ जाएंगे तो हमें ढूंढने के लिए वो मुखिया पुलिस को जरूर शहर की ओर ही भेजेगा, समझा? कुछ ही देर में संपत अपने घर पहुंच गया। मैं आज तुम्हारे घर पर ही सोऊंगा। अबे तुझे तो अपनी भाभी से बड़ा डर लगता है। मैं सब जानता हूँ। जब तक मैं सुबह आऊंगा तब तक आधे गहने तुम पार कर लोगे। अब मैं भरोसा नहीं कर सकता। हाँ, हिस्सा आधा आधा होगा। अबे जब चोरी कर रहे थे तब तो बड़ा दयावान बन रहा था, हैं? और जब चोरी करने में कामयाब हो गए तो अचानक तुझे तेरा हिस्सा याद आ गया है बे? तू कभी नहीं सुधरेगा। चल ठीक है, आजा चल। संपत की पत्नी कजरी जाग रही थी। संपत और कप्ता को देखते ही बोली,
आ गए। तुम तो कह रहे थे कि तुम कुछ दिनों बाद आओगे, और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये कितनी बार कहा है कजरी है कि ज्यादा सवाल मत किया कर। हम दोनों सुबह ही यहाँ से चले जाएंगे। संपत ने इतना कहा ही था कि तभी पूरे गांव में पुलिस के सायरन की आवाज गूंज उठी। पुलिस के सायरन की आवाज सुनकर संपत और कप्ता दोनों बुरी तरीके से घबरा गए। अरे, पुलिस के सायरन की आवाज सुनकर तुम दोनों के चेहरे पर पसीना क्यों आ रहा है? तुम दोनों क्यों घबरा रहे हो? कजरी ने इतना बोला ही था कि तभी कुछ पुलिस वाले संपत के घर के अंदर घुस गए। उन पुलिस वालों के साथ लमपुर गांव का मुखिया भी था, जो संपत और कप्ता को गुस्से से देख रहा था। मुखिया ने इंस्पेक्टर की ओर देखकर कहा, गिरफ्तार कर लीजिए इन दोनों को। देखिए, इनके हाथ में जो पॉलीथीन है उसी में गहने हैं। आपको ये बताने की जरूरत नहीं है मुखिया जी, हमें तो इन दोनों की लोकेशन आधे घंटे पहले ही मिल गई थी। इतना कहकर इंस्पेक्टर ने संपत के हाथ से पॉलीथीन छीन ली और हथकड़ियां लगा दी। ये सब क्या है? लगता है तुम्हें अपने पति के कारनामों के बारे में नहीं मालूम। मेरे पति बहुत बड़े व्यापारी हैं, शहर में कपड़ों का व्यापार करते हैं। ये कोई कपड़ों का व्यापार नहीं करता, बल्कि ये और इसका साथी दोनों मिलकर चोरी करते हैं। इतना कहकर मुखिया संपत और कप्ता की ओर देखकर बोला, तुम दोनों सोच रहे होगे कि आखिर मुझे कैसे पता लगा कि तुम दोनों यहाँ पर छुपे हो, हैं? चाहता तो मैं तुम्हें उसी वक्त पकड़वा सकता था जिस वक्त तुम मेरी बेटी के गहने चुरा रहे थे। अरे, हम तो तुम्हारा कल से ही गांव में आने का इंतजार कर रहे थे, समझे बेटा? क्या मतलब? पिछली बार तुमने जो जमींदार के घर पर चोरी की थी ना, हम तब से ही तुम लोगों के ऊपर नजर रखे हुए थे। हमें यकीन था कि तुम मेरी बेटी की शादी में जरूर आओगे, इसीलिए हमने गांव में आसपास सभी जगह ये खबर फैला दी थी कि मैं अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से कर रहा हूँ। मुझे पता था कि तुम मेरी बेटी के गहने जरूर चुराने आओगे, इसलिए मैंने पहले से ही इंस्पेक्टर की मदद से गहनों में जीपीएस ट्रांसमीटर लगवा दिया था। तुमने जैसे ही गहने चुराए हमें पता लग गया, लेकिन हम सब देखना चाहते थे कि आखिर तुम दोनों हो कौन और रहते कहाँ हो। तो हमें माफ कर दीजिए, हम आइंदा कभी चोरी नहीं करेंगे। वो तो तुम वैसे ही नहीं करोगे, क्योंकि जेल में तुम कोई चोरी कर ही नहीं पाओगे। इंस्पेक्टर ने संपत और कप्ता को गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया। अगले दिन संपत और कप्ता की सारी हकीकत सारे गांव में पता चल गई कि वे दोनों शहर में बिजनेस नहीं बल्कि चोरियां किया करते थे।